अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स। आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टॉपिक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के हवाले से है। तो आज का जो लेक्चर है ये सीए के जो स्टूडेंट्स पेपर कैफ 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और कैफ 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 ले रहे हैं, उनके लिए यूजफुल है। एसीसीए का पेपर F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है। आईसीएमएपी का जो पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उनके लिए यूजफुल है। सीमा का पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग उन स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है। एसीसीए का पेपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर F7 उन स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है। या मास्टर डिग्री या प्रोफेशनल बैचलर डिग्री के जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर पढ़ रहे हैं उनके हवाले से ये लेक्चर है जी। तो ये टॉपिक मैं 2 लेक्चर्स में कवर करूंगा। आज के सेशन में रिकग्निशन क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे पीपीई के हवाले से, कास्ट कैसे डिटरमिन करते हैं और डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये डिस्कशन आज के सेशन में होगी। नेक्स्ट सेशन में हमारी जो डिस्कशन है वो होगी रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ पीपी और रीवैल्यूएशन हम इसकी कैसे करते हैं। इसके अलावा जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं उनके लिए भी ये लेक्चर सूटेबल है जी। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है। IAS 16 का ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना। क्या करना? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना। किसके हवाले से? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना किसकी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। अब जो मेजर इश्यूज एड्रेस किए गए हैं इस स्टैंडर्ड में वो कौन कौन से हैं? एसेट को रिकॉग्नाइज कैसे करना है, उसकी कैरिंग अमाउंट हमने कैसे डिटरमिन करनी है, डेप्रिसिएशन को कैसे चार्ज करना और इम्पेयरमेंट लॉसेस को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, उसका एक सेपरेट स्टैंडर्ड है। ठीक है जी। इम्पेयरमेंट लॉसेस को कैलकुलेट करने के हवाले से एक सेपरेट स्टैंडर्ड है। तो यहां पे सिर्फ रिकग्निशन के हवाले से बताया जाता है IAS 16 में जी। तो स्कोप क्या है? तो ये स्टैंडर्ड अप्लाई होता है पीपीईज पे, प्रॉपर्टीज पे, प्लांट्स पे और इक्विपमेंट्स पे। किस किस चीज पे? प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट्स पे। लेकिन कुछ ऐसे पीपीईज हैं जहां पे ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा क्योंकि कोई और स्पेसिफिक स्टैंडर्ड उसके डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताता है। फॉर इंस्टेंस एसेट्स क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, इनके लिए कौन सा है? IFRS 5 जी। IFRS 5 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन डील करता है। तो इस तरह के जो पीपीईज होंगी उन पे IAS 16 अप्लाई नहीं होगा। बायोलॉजिकल एसेट्स, अगर आपके पास पीपीईज हैं जो कि बायोलॉजिकल एसेट्स के रिलेटेड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में यूज हो रहे हैं तो वो IAS 41 में डील होंगे। वहां पे भी IAS 16 पीपीई का अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद ऐसे एसिड्स जो मिनरल्स को एक्सप्लोर करने में यूज होते हैं वो IFRS 6 के रूल्स के मुताबिक रिकग्नाइज होंगे और वहां पे भी IAS 16 अप्लाई नहीं होगा।
या बाकी मिनरल राइट्स और रिजर्व्स जो हैं और उसके रेलिवेंट जो रिसोर्सेज हैं वो भी IAS 16 उन पे भी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये तो स्कोप हमने डिस्कस कर लिया, दायराकार डिस्कस कर लिया कि IAS 16 कहां कहां पे अप्लाई होगा जी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की। सबसे पहले PPE की डेफिनेशन क्या है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है क्या। ये एक टेंजिबल एसेट है। नंबर 1 क्या बात है, टेंजिबल एसेट है। टेंजिबल एसेट मींस ये फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है और ये ऑर्गेनाइजेशन के पास 1 साल से ज्यादा मुद्दत के लिए, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए होता है और ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज करती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए या सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज के लिए, दूसरों को रेंट देने के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। अब ये जो बात है ना, फॉर रेंटल टू अदर्स, अब ये सेम स्टेटमेंट एक और स्टैंडर्ड में भी है, IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के हवाले से, लेकिन वो सिर्फ प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है, प्लांट एंड इक्विपमेंट पे नहीं अप्लाई होता। तो यहाँ पे अगर प्लांट और इक्विपमेंट आपने रेंटल पे दे दिया या प्रॉपर्टी भी दे दी, लेकिन आप रूटीन में रेंटल पे नहीं देते, इस इंटेंट के साथ नहीं प्रॉपर्टी बनाई या खरीदी कि उसको रेंटल पे देना है, बट ओकेजनली दे दिया, कभी दे दिया, तो वो यहाँ पे कंसीडर होगा। उसको हम क्या कहेंगे, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। तो क्या कंडीशन है, टेंजिबल एसेट है, फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है, इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ मोर देन 1 ईयर है और ये ऑर्गेनाइजेशन यूज किसके लिए करती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए या रेंटल टू अदर्स के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। अब एक ऑफिस है जिसमें कंपनी का CEO बैठता है, वहां पे वो बिल्डिंग भी है, वहां पे फर्नीचर भी है, वो सारी चीजें PPE की ज्यूरिसडिक्शन में आएगी, वो PPE कहलाएंगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहलाएंगी। एक फैक्ट्री है, वहां पे एक बिल्डिंग है, मशीनरी अंदर इंस्टॉल है जिसपे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, वो भी PPE की ज्यूरिसडिक्शन में आएगी। ठीक है जी। मैकडोनल्ड की एग्जांपल ले लेते हैं, ये आजकल पापा जॉन्स बहुत ज्यादा फेमस है, हुआ है जब से बाजवा साहब की उसमें इन्वेस्टमेंट की बात छिड़ी है। तो पापा जॉन्स पिज्जा के लिए होम डिलीवरी देता है, तो उन्होंने मोटरसाइकिल रखी हुई है जिससे वो होम डिलीवरी देते हैं, तो वो किसके लिए है, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज के लिए, वो भी PPE की ज्यूरिसडिक्शन में आएगी जी। डेप्रिसिएशन ये क्या है, सिस्टमैटिक एलोकेशन है किसकी, डेप्रिसिएबल अमाउंट की ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अब 2 बातें इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएबल अमाउंट हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। सिस्टमैटिक एलोकेशन क्या होता है, सिस्टमैटिक एलोकेशन तब होता है जब हम मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो। किसको, मैचिंग प्रिंसिपल को। अब मैचिंग प्रिंसिपल क्या है, ये मैंने लेक्चर 4 में बताया है, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के हवाले से जो लेक्चर है। ठीक है, जब हम मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए डेप्रिसिएबल अमाउंट को एसेट की लाइफ के ऊपर चार्ज करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, ये डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं। अब डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या है, वो एक एसेट की कास्ट हो सकती है या कोई और चीज जो सब्स्टिट्यूट करे कास्ट को, लेस रेजिडुअल वैल्यू। तो नॉर्मल अभी आपने ये समझना है, कास्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। सब्स्टिट्यूट की बात हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे जब रीवैल्यूएशन मॉडल डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब रेजिडुअल वैल्यू क्या है, ये है वो अमाउंट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं
जब एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी उस वक्त जो आप रिसीव करेंगे बाय सेलिंग दैट एसेट, और उसके रेलिवेंट अगर कोई सेलिंग कास्ट है, डिस्पोजल सेल को कहते हैं, तो वो कास्ट माइनस करके बाकी जो अमाउंट होगी उसको हम क्या कहेंगे, रेजिडुअल वैल्यूज। अब ये चारों डेफिनेशंस जो है ये IAS 16 ने बताई हुई है, ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू के कुछ और नेम भी यूज होते हैं, स्क्रैप वैल्यू यूज हो सकता है, सैल्वेज वैल्यू यूज हो सकता है, रेजिडुअल वैल्यू इटसेल्फ कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने एक और टर्म भी यहाँ पे शो की है, आपको बताई है, ये टर्म IAS 16 ने नहीं बताई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये वो रिकॉर्ड है जहां पे जितनी आज की डेट तक डेप्रिसिएशन चार्ज हुई हो उसको इकट्ठा कर लिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बट ये बार बार टर्म यूज हुई है और हमने आगे जाके इस टर्म को देखना है, तो इसलिए मैंने इसकी रेलेवेंट डेफिनेशन भी शो कर दी। और ये कोई एसेट या लायबिलिटी का अकाउंट नहीं है, ये जस्ट एक वैल्यूएशन अकाउंट है, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात। अब हम बात करते हैं रिकग्निशन क्राइटेरिया। इनिशियली जब भी कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होगी उसको रिकग्नाइज उस वक्त करेंगे जब ये दो कंडीशंस फुलफिल होंगे। इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द एसेट विल फ्लो टू द एंटिटी। ये याद रखिएगा, ये रिकग्निशन क्राइटेरिया किसी भी एसेट पे यही अप्लाई होता है कि आपको गालिब इम्कान हो, कभी इम्कान हो कि कल को आपको मुआशी फायदा होगा जो एंटिटी के पास आएगा, फ्लो टूवर्ड्स एंटिटी, उस एसेट को यूज करते हुए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको मुआशी फायदा हो और उसकी कॉस्ट रिलायबली मैयर हो। ये याद रखिएगा। लास्ट सेशन में मैंने जब IAS 2 इन्वेंटरी डिस्कस किया था तो यही रिकग्निशन क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया था जी। उसके बाद इनिशियल मेजरमेंट, तो PPE को इनिशियली हम कास्ट पे मेजर करते हैं अंडर कास्ट मॉडल। किस पे मेजर करते हैं, कास्ट पे। अब ये कास्ट डिटरमिन कैसे करते हैं, इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि ऑल कास्ट incurred in bringing the inventory this is typo mistake, यहाँ पे to bringing the PPE to their present location and condition must be capitalized। ये typo mistake है, सॉरी। तो PPE को उसकी प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए जितने भी कास्टें होंगी वो सब कैपिटलाइज करेंगे। यही फंडामेंटल प्रिंसिपल हमने इन्वेंटरी पे भी अप्लाई किया था, यहाँ पे भी यही अप्लाई होगा। अब कास्ट को डिटरमिन कैसे करते हैं, सबसे पहले इसमें परचेज प्राइस आएगी, उसके बाद सारी कास्टें जो भी इस क्राइटेरिया में प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए लगेंगी वो सारी की सारी कैपिटलाइज होंगे। वो क्या हो सकती है, साइट प्रेपरेशन की कास्ट हो सकती है, डिलीवरी की कास्ट हो सकती है, इंस्टॉलेशन कास्ट हो सकती है और बारोइंग कास्ट। लेकिन बारोइंग कास्ट के लिए एक सेपरेट स्टैंडर्ड है IAS 23, ये हमें बताता है कि बारोइंग कास्ट कैसे कैपिटलाइज करते हैं, तो इसके रूल के मुताबिक इसको करेंगे। तो साइट को प्रिपेयर करने के लिए जहां पे कोई मशीनरी या बिल्डिंग बनानी है या मशीनरी इंस्टॉल करनी है, डिलीवर करने के रेलिवेंट इंस्टॉलेशन कास्टिंग, ये सब शामिल होंगी। उसके बाद एक और इस फंडामेंटल प्रिंसिपल से हट के है डिसमेंटलिंग कास्ट, ये भी कैपिटलाइज होगी। अब ये वो कास्ट है, डिसमेंटलिंग कास्ट क्या होती है कि लेट्स अज्यूम आपने एक प्लांट लगाना है, किस हवाले से कि वहां से ऑयल एक्सप्लोर करना है और वो PPE की ज्यूरिसडिक्शन में आता है, तो वहां पे आपको कहा जाता है कि जी आफ्टर 5 years या 10 years जब आप
आपने वहां से एक्सप्लोर करने के बाद तो उसको इस तरह आपने इरेक्ट करना है, इस तरह उसकी इंस्टॉलेशन खत्म करनी है कि वहां पे कभी लगा भी ना हो प्लॉट। तो वो डिसमेंटल करने के लिए, चीजों को उखाड़ने की जो कास्ट होती है, ये भी फ्यूचर की कास्ट है, उसकी सिर्फ हम प्रेजेंट वैल्यू जो है उसको कैपिटलाइज करते हैं। मिसाल के तौर पे आज से 2 साल बाद आपने डिसमेंटल करना और 10,000 की कास्ट है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 10,000 टाइम्स 2 years का डिस्काउंट फैक्टर, लेट्स अज्यूम कास्ट ऑफ कैपिटल, इसके लिए इंटरेस्ट रेट दिया होना जरूरी है, 10% है, तो वो 1.10 x रेज पर -2, ये डिस्काउंट फैक्टर का फार्मूला है। इसको यूज करते हुए हमने क्या काम किया, कैलकुलेट कर लेना है, और वो बन गया 0.826, इसका रिजल्ट आएगा 1.10 x रेज की पावर -2, उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,260, ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली, इसको हम कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है जी। अब ये भी कास्ट में शामिल होगी। अब ये सारी कास्टें लगाने के बाद टोटल अमाउंट हमने एडअप किया और कैलकुलेट कर ली। अब इसकी जर्नल एंट्री हम पास करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमने पार्ट एक्सचेंज किया, फॉर एग्जांपल आप प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने एक मोबाइल दूसरे मोबाइल के साथ एक्सचेंज किया, तो उसको जब आप एक एसेट को किसी और एसेट के साथ एक्सचेंज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पार्ट एक्सचेंज। अब पार्ट एक्सचेंज की कास्ट कैसे डिटरमिन करते हैं, उसमें क्या होता है, हम फेयर वैल्यू जो एसेट एक्सचेंज कर रहे हैं उसकी उस वक्त जो मार्केट वैल्यू होती है, जो प्राइस होती है अपॉन विच टू knowledgeable willing parties are agree to buy or sell their asset, उस प्राइस पे हम जो प्राइस होती है उसको कास्ट कहते हैं। हाँ, एक्सेप्शन क्या है, जो चीज आप एक्सचेंज कर रहे हैं वो कमर्शियल सब्सटेंस का लैक करती है, मिसाल के तौर पे वो कमर्शियली ट्रेड ही नहीं होती, यूनिक नेचर की है, या फेयर वैल्यू आप डिटरमिन नहीं कर सकते, फिर इस केस में अगर आपका एसेट यूनिक नेचर का है जिसको एक्सचेंज कर रहे हैं, या यूनिक नेचर का नहीं है लेकिन उसकी फेयर वैल्यू आप डिटरमिन नहीं कर सकते, उस केस में फेयर वैल्यू को हम कास्ट के तौर पे कंसीडर नहीं करेंगे। तो फिर हम क्या करते हैं, उस एसेट की जो कैरिंग वैल्यू होती है, जो आप दे रहे हैं एसेट्स जो सेल कर रहे हैं उस एक्सचेंज में, उसकी जो कैरिंग वैल्यू जो एसेट आप ले रहे हैं उसकी वो कास्ट कंसीडर कर लेते हैं। ये कब होगा, जब इन दोनों में से कोई चीज एग्जिस्ट कर रही हो, कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर रही हो। अगर ये नहीं है तो फिर जो कास्ट आपने, जो आपकी कास्ट क्या होगी, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट विच यू आर गेटिंग, उसकी फेयर वैल्यू आपकी कास्ट होगी। अगर मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि आपकी ट्रांजैक्शन के कमर्शियल सब्सटेंस का लैक है, मींस कि वो यूनिक नेचर की उस तरह की ट्रांजैक्शन नहीं होती, या फेयर वैल्यू आप डिटरमिन नहीं कर सकते, फिर जो एसेट आपने एक्सचेंज में दिया उसकी जो आज कैरिंग वैल्यू वो न्यू एसेट की कास्ट कंसीडर हो जाएगी। अब जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, हाँ ये भी दो चीजें, कभी भी जो एक्सक्लूडेड कास्ट है जो हम शामिल नहीं करते उसमें रेवेन्यू कास्ट हैं, इन पे हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, और एबनॉर्मल लॉसेस वो भी हम कैपिटलाइज नहीं करते। एबनॉर्मल लॉसेस मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, जो आपके नेचर की वजह, ऑपरेशंस की वजह से नहीं होते बल्कि आपके नेग्लिजेंस की वजह से होते हैं जी। तो जर्नल एंट्री, अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो पीपीई कास्ट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो पीपीई कास्ट अकाउंट डेबिट टू पेएबल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी, तो ये हो गई जर्नल एंट्रीज, जब हमने एसेट परचेज किया, सारी कास्टों को इकट्ठा करके एडअप करने के बाद इस जर्नल एंट्री से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया।
उसके बाद सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, अब अगर उस एसेट पे बाद में कोई खर्चा करते हैं तो वो कैपिटलाइज हो सकता है, मतलब है कि वो एसेट कंसीडर रिकॉग्नाइज किया जा सकता है ओनली एंड ओनली अगर वो जो अभी इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है उसको एनहेंस करे। इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स अज्यूम आपने एक मशीनरी इंस्टॉल की, अब उस मशीनरी की अभी प्रोडक्शन कैपेसिटी है पर डे 50 यूनिट्स की। एक इंजीनियर आपको कहता है कि ये इसके साथ इक्विपमेंट आप अटैच कर दें, इसकी कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी 50 से 55 यूनिट्स पे चली जाएगी। अब क्या है, कैपेसिटी एनहेंस हो रही है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको कैपिटलाइज कर लेंगे। लेकिन अगर कोई उसका इक्विपमेंट खराब हो गया, अभी वो 50 यूनिट्स पे भी नहीं काम कर रहे, आपने वो इक्विपमेंट इंस्टॉल किया तो उसने मेंटेन की, फिर कैपिटलाइज नहीं करेंगे। नंबर वन, अगर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करने की कैपेसिटी इंक्रीज करेगा बाद का खर्चा, तो फिर हम उसको कैपिटलाइज करेंगे। नंबर टू, अगर आप मेजर ओवरहॉलिंग या इंस्पेक्शन करते हैं तो उसको भी कैपिटलाइज कर लेते हैं और नेक्स्ट ओवरहॉलिंग तक उसको डेप्रिसिएट कर लेते हैं। अब ये क्या चीज है ओवरहॉलिंग? अब देखें, एसेट, अगर आपके पास एक टेबल है वो भी पीपीई की ज्यूरिसडिक्शन में आता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। या अगर आपके पास एक एयरक्राफ्ट है वो भी पीपीई की ज्यूरिसडिक्शन में आता है। अब ऐसे जो बड़ी नेचर के एसेट्स होते हैं, टर्बाइन्स, क्रेन्स, एयरक्राफ्ट्स, एयरप्लेन्स एटसेट्रा, अब इनकी, जिसको आप कहते हैं ओवरहॉलिंग करना, एक दफा उसकी ट्यूनिंग करने पे भी काफी कास्ट आती है और काफी टाइम लगता है, और वो आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड होती है। तो वो उस टाइम पीरियड की जो कास्ट है वो मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए उसको भी हम कैपिटलाइज कर लेंगे और अगली ओवरहॉलिंग तक उसको डेप्रिसिएट करेंगे। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बात है, इनिशियल लेवल के स्टूडेंट्स के लिए ये नहीं है, ये हम बाद में इन डिटेल भी इस पे बात करेंगे। तीसरी कंडीशन, अगर कॉम्प्लेक्स एसेट जो अभी मैंने बताया उनके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनकी डिफरेंट यूजफुल लाइफ डिफरेंट होती है, उनका कोई पार्ट रिप्लेस किया जाता है तो उसको भी कैपिटलाइज कर लिया जाता है। पुराने को डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, नया जो पार्ट आया उसको भी रिकॉग्नाइज करके अपना एसेट कंसीडर कर लें। जैसे एयरक्राफ्ट की बॉडी, इंजन या इंटीरियर, ये डिफरेंट चीजें, इंजन की लाइफ डिफरेंट है, बॉडी की डिफरेंट है, इंटीरियर की डिफरेंट है, ठीक है जी। अब इसके अलावा बाकी जितने भी खर्चे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं। ये इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करने की कैपेसिटी को जस्ट मेंटेन करते हैं और वो एक्सपेंस आउट हो जाते हैं, इनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब जो ऊपर वाले ये तीनों एग्जांपल्स हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम एसेट के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसको सिंपल एक्सपेंस आउट कर लेते हैं। अब आइए इसकी जनरल एंट्री देखते हैं। अगर तो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो एसेट अकाउंट डेबिट, पीपीई कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश या पेबल्स, डिपेंड्स अपॉन कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट हो गया। और अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करने की कैपेसिटी को मेंटेन करते हैं, तो इन दैट केस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जो भी रिपेयर है तो रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट या पेबल क्रेडिट, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। पे कैश है तो कैश अकाउंट क्रेडिट, अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो पेबल्स अकाउंट क्रेडिट जी। इसके बाद हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। तो हमारे पास कुछ डेप्रिसिएशन के मेथड्स हैं, उनमें सबसे पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन।
फिर है रिड्यूसिंग बैलेंस या रिटर्न डाउन वैल्यू या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी इसको कहते हैं। फिर है हमारे पास यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, और लास्ट में है सम ऑफ डिजिट्स मेथड। अब ये पहले तीनों मेथड्स जो IAS 16 ने बताए हुए हैं, ये मेथड IAS 16 ने नहीं बताया हुआ लेकिन कॉमनली यूज होता है, इसलिए हम इसकी भी डिस्कशन करेंगे। जी, तो सबसे पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। अब इस मेथड में क्या करते हैं, हर साल जितनी भी लाइफ है एसेट की, उसके ऊपर इक्वल डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। क्या होता है? इक्वल डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। अब इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? दो फार्मूले हैं। एक डेप्रिसिएबल अमाउंट, जो कि मैंने पहले आपको बताई क्या होती है, कास्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, उसको परसेंटेज रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मोस्ट ऑफ द केसेस क्वेश्चन में परसेंटेज रेट दिया हुआ होगा, अगर नहीं दिया हुआ तो फिर इस फार्मूला को यूज करते हुए हम परसेंटेज रेट कैलकुलेट कर लेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेप्रिसिएशन रेट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। फॉर इंस्टेंस लाइफ 5 years है, तो 100 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 20%। ठीक है, ये रेट आ गया। अगर लाइफ 10 year है तो 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 10%। लेकिन हर साल इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इक्वल डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। तो आप नोटिस कीजिएगा, ऐसे एसेट्स जिनकी एबिलिटी सेम होती है हर साल इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करने की, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, उन पे ये अप्लाई होता है। या दूसरा मेथड क्या है कि डेप्रिसिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, तो फिर भी हम सेम रिजल्ट्स दोनों मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। जी, ये एक एसेट है, उसकी ओरिजिनल कास्ट 1,10,000 है और रेजिडुअल वैल्यू 10,000। तो डेप्रिसिएबल अमाउंट कितनी हुई? 1,10,000 में से 10,000 माइनस कर दिया तो 1,00,000 हो गया। अब इसको 5 साल पे डेप्रिसिएट करना है, तो सिंपल हमने क्या काम किया, एक तो ये वे है हर साल का 1,10,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 5। तो इससे भी हमारे पास जो फिगर आएगा वो आ गया 100,000 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 20,000। या दूसरा परसेंटेज रेट कैलकुलेट कर ले, उसके लिए क्या किया, 100 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 20%, जो कि मैंने यहाँ पे यूज किया। तो हर साल 100,000 डेप्रिसिएबल अमाउंट टाइम्स 20%, 20,000 हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। तो टोटल हमारे पास 100,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई यूजफुल लाइफ पे। तो डेप्रिसिएबल अमाउंट को भी हमने क्या करना है, डेप्रिसिएशन की हमने डेफिनेशन में क्या देखा था कि डेप्रिसिएबल अमाउंट को सिस्टमैटिक वे में उसकी यूजफुल लाइफ पे चार्ज करना है, तो वो हो गई। अब सेकंड मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब ये ऐसा मेथड है जिसमें हम हायर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं अर्लियर लाइफ पे और लोअर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं लेटर लाइफ पे। अब ये ऐसे एसेट्स को डेप्रिसिएट करने के लिए यूज होता है जिनकी इनिशियल लाइफ पे एबिलिटी टू जनरेट द इकोनॉमिक बेनिफिट ज्यादा हो और लेटर लाइफ पे कम हो। फॉर इंस्टेंस मशीनरी। अब इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, बुक वैल्यू एट स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड टाइम्स परसेंटेज रेट। अब बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू को कैरिंग वैल्यू भी कहते हैं। हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पीपीई को कैरिंग वैल्यू पे शो करते हैं। अब कैरिंग वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाते हैं?
बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला है कास्ट माइनस accumulated depreciation, cost minus accumulated depreciation। तो ये 1 पे तो बुक वैल्यू वही होगी जो कॉस्ट है, क्योंकि अभी तक हमने कोई डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं की। अब इसकी डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करने का पहला फार्मूला ये है कि परसेंटेज रेट हम कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट और सारे का अंडर रूट। अब लेट्स अज्यूम एक एसेट है, उसकी कॉस्ट है 20,000 और रेजिडुअल वैल्यू है 5,000। सारे का अंडर रूट लेके उसकी पावर n यूजफुल लाइफ, और इसकी यूजफुल लाइफ जो है वो है से 10 years। तो अब इसके डेप्रिसिएशन रेट कैसे कैलकुलेट होगा? 5,000 डिवाइडेड बाय 20,000 सारे का अंडर रूट 1 माइनस 10। अब 5 डिवाइडेड बाय 20 किया तो 0.25, इसकी एक्सरेज की पावर 0.1 को जब 10 से डिवाइड किया, क्योंकि जब दूसरी साइड पे अंडर रूट खत्म करेंगे तो ये 1 बाय n हो जाएगा, तो 1 बाय 10 आ गया, 0.087 आ गया। 1 माइनस आंसर किया तो 12.94 12.94 ये डेप्रिसिएशन रेट आ गया। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि हमारी डेप्रिसिएबल अमाउंट कितनी है? 15,000 कास्ट माइनस, इसी को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इसके थ्रू आउट द लाइफ। या अब इसमें एक और मेथड है, डबल डिक्लाइनिंग मेथड। उसके लिए परसेंटेज रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? 100 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ टाइम्स 2। मिसाल के तौर पे अगर उसको अप्लाई करें इस पे तो 100 डिवाइडेड बाय 10 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 20%। तो ये आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में, अगर डबल डिक्लाइनिंग मेथड उसने कहा, वो भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का एक पार्ट है, तो फिर हम इस नीचे वाले फार्मूला को यूज करेंगे परसेंटेज रेट को, अदरवाइज पहले वाले फार्मूला को कैलकुलेट करेंगे। और सम टाइम आपको क्वेश्चन में उसने डेप्रिसिएशन रेट बताया हुआ होता है जी। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। अब ये एसेट है, ओरिजिनल कॉस्ट 1,10,000 की है, रेजिडुअल वैल्यू 10,000 की है और 40% डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है। तो बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ईयर 1 के स्टार्ट पे वही है जो कॉस्ट है 1,10,000, इसको डेप्रिसिएशन रेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो 44,000 आ गया। अब इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड आ गई। अब एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड की कैरिंग वैल्यू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट की कैरिंग वैल्यू बन गई, यहां पे आ गया। फिर इसको 40% से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये फिगर आ गया 26,400। अब इसमें से इसको माइनस किया तो ये कैरिंग वैल्यू एट द एंड आ गया। अगर यहाँ पे ईयर 2 के एंड पे हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो इन दो का सम कर लेना है, जो कि 44,000 प्लस 26,400 इक्वल्स टू 70,400 हो गया। एंड सो ऑन, चलते चलते हमने 5 साल पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया जी। इसके बाद तीसरा है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। अब इसके
कोई सेट पैटर्न नहीं है, बल्कि डेप्रिसिएशन चार्ज किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हमने अकाउंटिंग पीरियड में। अब इसका फार्मूला क्या है? डेप्रिसिएबल अमाउंट टाइम्स यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, और सारे को डिवाइड कर देना है टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी से। लेट्स अज्यूम आपकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 40,000 यूनिट्स, उस मशीनरी को यूज करते हो। लेट्स अज्यूम आपका एसेट क्या है? मशीनरी। अब उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? 40,000 यूनिट्स पे। ईयर 1 में आपने उससे प्रोड्यूस किए 3,000, तो डेप्रिसिएबल अमाउंट टाइम्स 3,000 डिवाइडेड बाय 40,000। इस तरह हर साल के जो भी होगा, जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए उससे मल्टीप्लाई करके हमने कैलकुलेट कर लिया। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब ये एक एसेट है, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 1,70,000 है और रेजिडुअल वैल्यू 20,000 है, तो डेप्रिसिएबल अमाउंट 170,000 minus 20,000 is equal to 150,000। अब इस डेप्रिसिएबल अमाउंट को हमने क्या काम किया? फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। वो फ्रैक्शन क्या बनी? हर साल के यूनिट्स प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब इसके ईयर 1 के 3,000 है, ईयर 2 के 2,000, ईयर 3 के 2,500, ईयर 4 के 3,500 और ईयर 5 के 4,000। इनका सम किया, 3 2 5 2 7 और 3 10 और 1 11 और 4 15, 15,000 टोटल कैपेसिटी है। तो ईयर 1 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए 150,000 टाइम्स 3,000 डिवाइडेड बाय 15,000। तो इसको मैंने किस में शो कर दिया? इस चीज को फ्रैक्शन में। इसको 150,000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 30,000 आ गया। सेकंड ईयर का 2,000 है, तो डिनोमिनेटर टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 20,000 डेप्रिसिएशन आ गई। थर्ड ईयर के 2,500 डिवाइडेड बाय 15,000, तो 25,000 आ गए। फोर्थ ईयर की 3,500 डिवाइडेड 15,000, 35,000 आ गई। 4,000 डिवाइडेड बाय 15,000, 40,000। इस तरह टोटल डेप्रिसिएशन हमने 150,000 की चार्ज कर ली। अब यहाँ पे कोई सेट पैटर्न नहीं है कि पहले ज्यादा बाद में कम या बाद में ज्यादा पहले कम। डिपेंड अपॉन कि कितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए उस अकाउंटिंग पीरियड में, उसके मुताबिक। जी नेक्स्ट डिस्कशन है सम ऑफ डिजिट्स मेथड। अब इसमें भी क्या करते हैं? हायर डेप्रिसिएशन इनिशियल लाइफ पे चार्ज करते हैं और लोअर डेप्रिसिएशन लेटर लाइफ पे चार्ज करते हैं। ठीक है। अब इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डेप्रिसिएबल अमाउंट टाइम्स फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन है ईयर 1 के लिए लास्ट ईयर का फिगर डिजिट, पहले साल के लिए लास्ट ईयर डिजिट डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट्स। ये ईयर 1 के लिए है और हर नेक्स्ट ईयर के लिए लास्ट ईयर डिजिट में से एक, जो पिछले साल का डिजिट है उसमें से एक एक कम करते आएंगे। अब सम ऑफ डिजिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक तो ये है कि जितने साल है आपकी एसेट की जो यूजफुल लाइफ है उन सब के डिजिट्स का टोटल कर लें, या दूसरा ये है ये फार्मूला यूज कर लें n into n plus 1 divided by 2। लेट्स अज्यूम आपकी लाइफ है 3 years, तो सम ऑफ डिजिट्स क्या बनने हैं? 1 plus 2 plus 3, तो 6 हो गया। इस फार्मूला पे अप्लाई करेंगे तो n कितना है? 3 into 3 plus 1 और सारे को 2 पे डिवाइड कर दिया। 3 times 4 divided by 2 is equal to 12 by 2 is equal to 6। तो अगर यूजफुल लाइफ थोड़ी है तो फिर तो हम टोटल भी कर सकते हैं। अगर बड़ी लाइफ है, लेट्स अज्यूम 25 years है, तो पूरे 25 years को टोटल करने की बजाय हम क्या करेंगे? 25 into 25 plus 1
divided by 2, तो 25 times 26 divided by 2, 25 times 26 divided by 2, तो 325 आ गया। अब अदरवाइज आप टोटल करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन 25 तक करेंगे तो यही फिगर आएगा 325 का। ठीक है जी। अब उस चीज की एक्सप्लेनेशन फ्रैक्शन की यहां पे हो रही है। ओरिजिनल कास्ट 1,70,000 है और रेजिडुअल वैल्यू 20,000 है, तो डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या है 150,000। तो डेप्रिसिएबल अमाउंट टाइम्स फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन पहले साल में लास्ट ईयर का डिजिट न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट्स 15, क्योंकि 5 है ना यहाँ पे, तो हमने कैसे कैलकुलेट किया 5 × 5 टाइम्स +1 डिवाइडेड बाय 2, 5 times 6 divided by 2, 30 by 2 is equal to 15. Sum of digits calculated. Otherwise 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 कैलकुलेट हो गए, डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट्स, तो 50,000 ईयर 2 में। अब इसमें से एक माइनस कर लिया तो 150,000 times 4 divided by 15, 40,000 ईयर 3 में। अब फिर उससे एक माइनस कर लिया 150,000 times 3 divided by 15, 30,000। अब फिर एक उसमें से माइनस कर दिया तो 150,000 times 2 divided by 15 and 150,000 times 1 divided by 15। इस तरह हमने टोटल डेप्रिसिएशन हर साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया और टोटल किया तो एक्यूमुलेटेड आ गई जी। आप इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी डेप्रिसिएशन की? देखिए आपने जिस मेथड से भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली उसका डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एज ए इंक्रीज इन एक्सपेंस और accumulated depreciation as a decrease in the asset, क्योंकि ये only valuation अकाउंट है, इसको क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री क्या हुई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। अब लेट्स अज्यूम अगर इस पिछली एग्जांपल में देखें तो ईयर 1 के एंड पे हमने एंट्री पास की डेप्रिसिएशन डेबिट टू accumulated depreciation credit, कितनी अमाउंट से 50,000। अब ईयर 2 में अगेन डेप्रिसिएशन टू accumulated depreciation, अब कितनी अमाउंट है 40,000। अब ये किस डेट को एंट्री पास होगी लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एंड सो ऑन ईयर 3 ईयर 4 एंड ईयर 5 हर साल के, लेकिन एंट्री सेम रहेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। अब कुछ और डिस्कशन इसके हवाले से, डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट करते हैं जब आपका एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाए और तब तक चार्ज करते रहते हैं जब तक एसेट को डी रिकॉग्नाइज नहीं कर लेते, इवन दो के उस टाइम पीरियड में वो आइडल भी पड़ा रहे, आप उस एसेट को यूज नहीं करते, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब डी रिकॉग्निशन कब होती है ये कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, मैं लेकिन हिंट दे देता हूं, या एसेट सेल कर दिया या उसकी लाइफ खत्म हो गई, तब तक आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे। तो डेप्रिसिएशन स्टार्ट कब करेंगे चार्ज करना जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो आपके पास। अब ये मिड ईयर भी हो सकता है, स्टार्ट पे भी आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेथड आपने यूज किया, हमने डिफरेंट मेथड डिस्कस किए, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस,
यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, सम ऑफ डिजिट्स, जो भी मेथड यूज किया उसमें से कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए जो मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा हो। ऐसा मेथड यूज करेंगे जो मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा हो। मैचिंग प्रिंसिपल पे हम काफी ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हमने हर साल के एंड पे एसेट की रेसिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ को रिव्यू करना है कि वो हमने ठीक एस्टिमेट की थी या नहीं की थी। अगर चेंज होता है, ठीक है, अगर यूजफुल लाइफ चेंज आती है, अब जब आपने रिव्यू किया या रेसिडुअल वैल्यू चेंज की, तो उसको अकॉर्डिंग टू IAS 8 के रूल्स के मुताबिक हम अप्लाई करेंगे, जो कि कहता है IAS 8 कहता है प्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट होगा। अब पहले जो डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर चुके हैं उस पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, बाद वाले डेप्रिसिएशन पे इंपैक्ट होगा जो नेक्स्ट ईयर की कैलकुलेट करनी है। अगर इनमें कोई चेंज आती है रेसिडुअल वैल्यू या यूजफुल लाइफ में, तो बाद में जो डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करनी है उस पे इंपैक्ट आएगा। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं थोड़ी देर बाद हम देखते हैं। कंपोनेंट एसेट्स के जो होते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स एसेट में मैंने बात की, एयरक्राफ्ट की बात की, तो एयरप्लेन की बात की, तो हमने उसमें इंजन, इंटीरियर, एक्सटीरियर, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो हर कंपोनेंट का अपना डेप्रिसिएशन रेट और अपना मेथड होगा जो कि दूसरे से डिफर कर सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डेप्रिसिएबल एसेट्स कौन से होते हैं। ऐसे एसेट्स जिनकी फिनिट लाइफ होती है, लिमिटेड लाइफ होती है, अनलिमिटेड नहीं होती। तो लैंड की याद रखिएगा, कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती, क्योंकि लैंड की लाइफ जो है वो इनफिनिट है। लैंड की लाइफ जो है वो इनफिनिट है, और ऐसा एसेट जिसकी लाइफ इनफिनिट हो उस पर कोई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होती, ठीक है जी। अब ये फार्मूला यूज करेंगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए जब हमारी यूजफुल लाइफ या रेजिडुअल वैल्यू चेंज होती है। तो कैरिंग वैल्यू, सीवी स्टैंड्स फॉर कैरिंग वैल्यू या बुक वैल्यू, या जिसको नेट बुक वैल्यू कहते हैं, चेंज वाली डेट पे माइनस जो नई रेजिडुअल वैल्यू आई या पुराने ही अगर यूज कर रहे हैं, यूजफुल लाइफ अगर चेंज हुई, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। इस पर मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर दूं। लेट्स अज्यूम एक एसेट था, उसके स्टार्ट पे यूजफुल लाइफ थी 10 साल। अब 2 साल गुजरने के बाद, अभी 2 साल गुजर गए, कैरिंग वैल्यू है उसकी 1 लाख। अब हम कहते हैं कि जी पहले जो यूजफुल लाइफ हमने डिटरमिन की थी वो गलत थी, 10 साल नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि इसकी लाइफ कितनी होनी चाहिए से, वो कहते हैं 7 साल, 7 years टोटल लाइफ। तो अब टोटल लाइफ 7 में से 2 साल तो ऑलरेडी गुजर गए हैं, तो बाकी रिमेनिंग लाइफ कितनी बची, 5 साल। तो हम आज की कैरिंग वैल्यू 1 लाख को डिवाइड करेंगे 5 साल और हर साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 20,000। अब क्वेश्चन में वो 2 तरह से ट्रैप कर सकता है, या तो आपको रिवाइज रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बता देगा या टोटल रिवाइज लाइफ बता देगा। अब अगर उसने आपको टोटल रिवाइज लाइफ बताई है तो जो लाइफ गुजर चुकी है वो माइनस करनी होगी, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के हवाले से। अच्छा, आपने एक कंपनी ने एक मशीनरी परचेज की और उस पे ये कुछ आइटम्स शो हो रहे हैं इनवॉइस पे। मशीनरी की कॉस्ट 46 मिलियन की है, डिलीवरी कॉस्ट 9 लाख की है, वारंटी की 1.6 मिलियन की कॉस्ट है, और टोटल इनवॉइस जो है वो 48,500 की है।
इसके अलावा आपने उस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए कुछ जो मॉडिफिकेशन की अपने फैक्ट्री में, वो है 3.4 मिलियन की। अब क्वेश्चन ये है कि कितनी कॉस्ट कैपिटलाइज होनी चाहिए। अब देखें स्टैंडर्ड क्या कहता है, ऑल द कॉस्ट दोज आर इनकर्ड टू ब्रिंग द एसेट इनटू इट्स वर्किंग कंडीशन कैपेसिटी। तो उसमें कॉस्ट ऑफ मशीनरी शामिल होगी, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी शामिल होगी, ये वारंटी नहीं शामिल होगी, ये रेवेन्यू आइटम है, ये नेसेसरी कॉस्ट नहीं है। और उसके अलावा मॉडिफिकेशन नेसेसरी है तो ये भी शामिल होगी। तो 46 मिलियन प्लस 0.9 मिलियन प्लस 3.4 मिलियन, तो 46 प्लस 4.3 तो 50.3 मिलियन। जर्नल एंट्री इसकी क्या बनेगी, पीपीई कॉस्ट अकाउंट डेबिट। मैं एज्यूम करता हूं कि सारी ट्रांजैक्शन कैश पे हुई, टू कैश क्रेडिट 50.3। अब अगर इसके मैं पीपीई के कॉस्ट अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करूं तो ये बनेगा। अपोजिट कैश अकाउंट आ गया, अमाउंट 50.3 मिलियन। लेकिन वो जो वारंटी का है 1.6 मिलियन, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो इसकी एक्सपेंस की एंट्री पास करेंगे। अब ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं जस्ट आपके समझाने के हवाले से बात कर रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, वारंटी एक्सपेंस डेबिट टू कैश क्रेडिट, कितना 1.6 मिलियन, और उसका सेपरेट टी अकाउंट बन जाएगा वारंटी एक्सपेंस अकाउंट, और उसकी डेबिट साइड पे 1.6, अपोजिट अकाउंट कैश। अब अगर इसी का मैं कैश अकाउंट बना लूं तो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ऑलरेडी कुछ ट्रांजैक्शंस हुई होंगी। अगर इस ट्रांजैक्शन के सिर्फ एक्सट्रैक्ट शो करूं तो अपोजिट पीपीई कॉस्ट 50.3 और वारंटी एक्सपेंस क्रेडिट साइड पे आएगा 1.6। इस तरह हमारे टीएफएस बनेंगे। ठीक है जी। इसके बाद है an office property costs rupees 5 million, of which the land value is rupees 2 million and the cost of the building is rupees 3 million. Building has an estimated life of 50 years. What is the annual depreciation charge on the PPE using straight line? अब देखें टोटल 5 मिलियन है, 2 मिलियन की लैंड है। लैंड हम डिटरमिन कर चुके हैं कि नॉन डेप्रिसिएबल एसेट है, तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितनी होगी 3 मिलियन की। बिल्डिंग को डेप्रिसिएट करेंगे और इसकी 50 ईयर लाइफ है, तो हर साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कितना आएगा 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 50 years डिवाइडेड बाय टोटल यूजफुल लाइफ। तो 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 50, तो ₹60,000 पर एनम। अब स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, हर साल सेम डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, तो हर साल के एंड पे एंट्री क्या पास होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू accumulated depreciation account credit 60,000। अब अगेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सिर्फ ये थी, ये मैंने जर्नल एंट्री समझाने के लिए पास कर दी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
कंपनी का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी को और एंड होता है 31 दिसंबर को। अब 1 मई को एक एसेट आपने परचेज किया 60,000 का, और इसकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ कितनी है 5 इयर्स, और रेजिडुअल वैल्यू 0 है, और डेप्रिसिएशन मेथड स्ट्रेट लाइनर। अब डेप्रिसिएशन चार्ज इन ईयर ऑफ एक्विजिशन जिस साल में परचेज किए कितनी होगी? अब कब एसेट अवेलेबल फॉर यूज हुआ है? 1 मई से, और उसने नीचे क्वेश्चन में बता दिया इफ अ प्रोपोर्शन of a full year depreciation is charged according to the period for which the asset has been held। तो कब से होल्ड किया? 1 मई से। अब पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी? डेप्रिसिएबल अमाउंट 60,000 बिकॉज रेजिडुअल वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाय 5, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ गई 60,000 divided by 5 is equal to 12,000। अब हमारे पास ये रहा मई से ऑनवर्ड, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 8 माह। तो 8 by 12 is equal to 8,000 डेप्रिसिएशन चार्ज की। अब जब ये एसेट रिकॉग्नाइज किया तो उस वक्त जर्नल एंट्री क्या बनी? जस्ट समझाने के लिए 1 मई को हमने एंट्री पास की पीपीई कॉस्ट डेबिट टू कैश क्रेडिट विद द अजम्पशन के कैश ट्रांजैक्शन थी। 31 दिसंबर को जब अकाउंटिंग पीरियड एंड हुआ तो डेप्रिसिएशन की एंट्री पास की, डेप्रिसिएशन account debit to accumulated depreciation account credit 8,000। अब इस डेट पे हमारी कैरिंग वैल्यू क्या बने? सीवी कास्ट माइनस accumulated depreciation। अभी तक हमारी accumulated depreciation कितनी है? 8,000 की। तो 60,000 minus 8,000 is equal to 52,000। ये कैरिंग वैल्यू है ईयर 1 के एंड पे, ईयर 1 31 दिसंबर को। अब अगले साल की डेप्रिसिएशन ईयर 2 की कितनी बनेगी? 12,000। अब उसकी एंट्री फिर यही पास हुई, ईयर 2 की एंट्री पास हुई, डेप्रिसिएशन डेबिट टू accumulated depreciation credit 12,000। अब कैरिंग वैल्यू कितनी आई? 60,000 की कास्ट है। अब accumulated depreciation 8,000 पिछले साल की, 12,000 अभी की, 20,000 होगी। तो ईयर 2 पे इसकी जो कैरिंग वैल्यू बनेगी वो 40,000 बनेगी, एंड सो ऑन। ये जस्ट एडिशनल वर्किंग के लिए किया है, आपको समझाने के लिए कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होगी और कैरिंग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। जी, नॉन करंट एसेट है, उसकी कॉस्ट 64,000 की है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और रेट 25% दिया हुआ है। तो ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ईयर 1 की 64,000 carrying value at the start of the year time 25%। अब 64,000 times 0.25 is equal to 16,000। अब ईयर 1 के एंड पे कैरिंग वैल्यू कितनी आई? 64,000 माइनस 16,000 is equal to 48,000 कैरिंग वैल्यू आ गई। अब ईयर 2 की डेप्रिसिएशन के लिए ये कैरिंग वैल्यू जो ईयर 1 के एंड की है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 48,000।
times 25%, 48,000 times 24%, 12,000. अब ईयर 2 के एंड पे कास्ट 64,000. अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये भी ऐड हो जाएगी, 16 और 12 28. अब इसमें से माइनस कर देंगे तो 64,000 माइनस 28,000 is equal to 36,000. ईयर 3 के लिए अब कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई, 36,000 टाइम्स 25% इज इक्वल टू 9,000 आ गया. अब ये डेप्रिसिएशन क्वेश्चन रिक्वायरमेंट पूरी हो गई. अब ईयर 3 के एंड पे कैरिंग वैल्यू कितनी आएगी, कास्ट 64,000. अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ये भी ऐड कर देंगे 37,000. तो 64,000 minus 37,000 is equal to carrying value at the end 27,000. हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई. नेक्स्ट ईयर की अगर कैलकुलेट करनी होगी तो फिर उसी तरह, और डेप्रिसिएशन की एंट्री हर उसी तरह करेंगे. ईयर 1 की डेप्रिसिएशन डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कितनी अमाउंट से, 16,000 से. ईयर 2 में अगेन सेम एंट्री, अमाउंट चेंज हो जाएगी 12,000 12,000. और ईयर 3 की अगेन अमाउंट चेंज हो जाएगी, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 9,000 9,000 16. ठीक है जी. अच्छा जी, डेप्रिसिएशन का पर्पस क्या है? इन चार में से एक ऑप्शन है. हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया है कि डेप्रिसिएबल अमाउंट को सिस्टमेटिक बेसिस के ऊपर, यूजफुल लाइफ के ऊपर एलोकेट करना. तो ऑप्शन ए. अब डेप्रिसिएबल अमाउंट को उसने यहां पे चेंज कर दिया, कास्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू. ठीक है. अब इनमें से कौन से दो आइटम्स जो है वो कैपिटलाइज किया जाएंगे विद इन द इनिशियल कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ प्लांट? ट्रांसपोर्टेशन कास्ट यस होगी. इंस्टॉलेशन कास्ट जो कि नेसेसरी है टू ऑपरेट द प्लांट, यस होगी. डिडक्शन टू रिफ्लेक्ट एस्टिमेटेड, नहीं. ये किसके लिए कैलकुलेट यूज करते हैं? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए. रेजिडुअल वैल्यू कास्ट में से माइनस करते हैं डेप्रिसिएबल अमाउंट टू फाइंड आउट करने के लिए, टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन. तो ये कैपिटलाइजेशन में हम शामिल नहीं करेंगे. और मेंटेनेंस रेवेन्यू आइटम है, इसको भी शामिल नहीं करेंगे. तो फर्स्ट एंड सेकंड ये दो कैपिटलाइज किए जाएंगे. थैंक यू वेरी मच. आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा. कल मैं इसी टॉपिक सेकंड सेक्शन आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें हम डिस्पोजल ऑफ टेंजिबल नॉन करंट एसेट पे बात करेंगे और रिवैल्यूएशन की बात करेंगे. अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे. और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने प्रोफेशनल कुलीग्स के साथ मेरे YouTube चैनल का लिंक शेयर करें ताकि वो भी इससे बेनिफिट गेन कर सकेंगे. थैंक यू वेरी मच.